चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ये जंग मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के एक बयान के बाद ऐसी ही जंग शुरू हो गई है। बात महाराष्ट्र से शुरू हुई, जो घूम फिरकर मध्य प्रदेश आ गई। शरद पवार के इस्तीफे के बाद प्रक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने सीधे एनसीपी की तुलना कांग्रेस से कर दी। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी सोनिया गांधी की ओर देख रही है, इसलिए एनसीपी का अध्यक्ष कोई भी बने, शरद पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे। कोई असर नहीं होगा किसी पद पर। अभी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, खड़गे जी है। क्या फर्क पड़ता है? निर्णय तो राहुल गांधी जी लेंगे ना। शरद पवार भी वैसे ही बड़े नेता है। राउत के इस बयान को बीजेपी ने तत्काल लपक लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, संजय राउत ने कहाँ गलत कहा है। किसी दिन खड़गे जी भी यही बोलने वाले हैं। पूरा देश जानता है वो खड़ाऊ अध्यक्ष हैं। जो भी निर्णय लेने होते हैं वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ही लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे जी संजय राउत की बात का खंडन करें। संजय राउत जी ने कहाँ गलत कहा है? ये तो किसी दिन आप सुनना, खड़गे जी भी यही बोलने वाले हैं। पूरा देश जानता है कि खड़ाऊ अध्यक्ष हैं वो। जो भी निर्णय और डिसीजन लेना होते हैं वो राहुल गांधी जी ही लेते हैं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ही लेती हैं, प्रियंका वाड्रा जी लेती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे जी खंडन करें संजय राउत जी की बात। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि खड़ाऊ राज बीजेपी में चल रहा है, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह की खड़ाऊ हो रहे हैं। कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा के बयान को दलितों के अपमान से जोड़ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दलित परिवार के मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का जवाब देश भर के दलित देंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत तकलीफ हो रही है कि एक दलित व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये दलित विरोधी मानसिकता है भाजपा की। नड्डा जी क्या है? नड्डा जी से बड़ा रबर स्टैम्प कौन होगा पूरे देश के अंदर? अगर देखा जाए आज भी चलती अमित शाह जी की है। अमित शाह जी तो सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी नेता के आप होर्डिंग तस्वीरें देख लीजिए, अमित शाह जी के बिना पूरी नहीं होती हैं वो तस्वीरें। नड्डा जी को ही अपमानित करेगी भाजपा जब जब ये रबर स्टैम्प और खड़ाऊ की बात करेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस नीति और नेतृत्व दोनों को लेकर आमने सामने है। नेतृत्व को लेकर अभी तक लड़ाई शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच थी। अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी जुड़ गया है। शायद खड़गे को खड़ाऊ राजधारी कहकर बीजेपी कांग्रेस के परिवारवाद को हवा दे रही है। इसका कितना फायदा उसे मिलता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। खड़ाऊ राज पर खटपट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। MP की सियासत में क्यों आया खड़ाऊ राज? खड़गे को खड़ाऊ अध्यक्ष कहकर क्या संदेश दे रही है बीजेपी? क्या नीति के साथ नेतृत्व पर भी कांग्रेस को घेरने की है तैयारी? खड़गे को खड़ाऊ अध्यक्ष कहना दलितों का अपमान कैसे? ये अहम बिंदु है आज की चर्चा के। जिस तरह से बात महाराष्ट्र से चली, दिल्ली तक पहुंची और फिर MP राजधानी भोपाल में, और इसके बाद जो बयानों का दौर है वो शुरू हो गया है। इस मसले पर राजनीति, सियासत गर्मा गई है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। संतोष जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है ब्रिजगोपाल लोया साहब, बीजेपी के नेता, प्रदेश प्रवक्ता। लोया साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले लोया साहब, मैं आपके पास में ही आता हूं, और जिस तरह का पूरा मसला है और जिस तरह का पूरा मामला है,
आपको कैसे लगता है कि खड़गे जी खड़ाऊ अध्यक्ष हैं? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें तो कुछ नहीं लगता, इस देश की जनता को सब कुछ लगता है, और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये विषय की शुरुआत इसलिए हुई कि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी महाविकास आघाड़ी के नेता और शिवसेना के प्रवक्ता माननीय संजय राउत जी ने ये कहा कि जैसे कांग्रेस में है वहां खड़गे जी भले ही अध्यक्ष हैं, मगर लोग तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ देखते हैं। तो ये जो बात की शुरुआत हुई है उसके मूल स्रोत से आप समझ लें। और हम तो ये भी कहते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी इस बात से असहमति रखती है तो वो संजय राउत जी को बता दें कि भैया आप ये जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और संजय राउत जी से कहें कि वो इस तरह के झूठ को ना फैलाएं। परंतु कांग्रेस में चूंकि ये परंपरा है, कांग्रेस की ये संस्कृति है कि वो एक गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ ना कुछ कह सकते और ना ही उनसे बाहर वो कभी निकलकर सोच सकते। ये अध्यक्ष है, हमने नहीं कहा कि कोई खड़ाऊ अध्यक्ष है, परंतु मैं फिर भी कह रहा हूं कि रबर स्टैंप जो अध्यक्ष की परंपरा है वो कोई कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं है। 1947 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह नेहरू जी ने चुने हुए अध्यक्ष को हटवाया था, उसके बाद जेबी कृपलानी के समय क्या हुआ पूरा देश जानता है। तो उसमें ये कांग्रेस का मामला है, परंतु ये सत्य है कि कांग्रेस में परंपराएं, वंशवाद, नेहरू गांधी खानदान परिवार की जो हस्तक्षेप है वो, इस पर कोई आदमी कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। ये सर्वविदित सत्य है जिसे 75 वर्षों से इस देश की जनता बेहतर जानती है। संतोष सिंह गौतम साहब के पास में आऊंगा। संतोष सिंह गौतम जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है और या शुरुआत संजय राउत ने इसकी की है, कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों को सहन नहीं करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात कैसे हजम होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष एक दलित बन गया है? वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जिसके 98 वर्ष का लंबा इतिहास है, इसमें एक भी सरसंघ चालक आज तक दलित नहीं बना, आदिवासी नहीं बना और पिछड़ा नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संस्था आरएसएस, उससे हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम दलितों का सम्मान करते हैं और आज एक दलित कांग्रेस में अध्यक्ष बना है, वो भी चुना हुआ अध्यक्ष। वो जेपी नड्डा की तरह अमित शाह द्वारा थोपा गया नहीं है। वो जेपी नड्डा के जैसा अमित शाह का कठपुतली अध्यक्ष नहीं है। हमारा लंबा एक बड़ा कार्यकाल का नेता रहा है जिसने 9 बार के लगभग लोकसभा जीती है, विधानसभा के रहा है, अभी राज्यसभा के सांसद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और एक गरीब वर्ग से निचले तबके का निकला हुआ व्यक्ति आज अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, चुनकर आया है हजारों कांग्रेस के डेलीगेट्स द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कैसे सहन होगा? वो कह रहे हैं कि राहुल जी की कठपुतली है। अरे भाई, पूरा देश जानता है कि जेपी नड्डा, जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुना नहीं गया, आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाती है कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इनका आंतरिक लोकतंत्र क्या है? इन्होंने चुनाव तक नहीं करवाया और थोप दिया जेपी नड्डा को एक बार फिर किनके इशारों पर? केवल 2 के इशारे पर। वही 2, कौन 2? जो हम 2 और हमारे 2 का नारा प्रसिद्ध हो चुका है। उन दोनों ने फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थोप दिया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने, उनके मेंबरों ने नहीं चुना है। वो थोपा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। तो गुलामी की मानसिकता जो अंग्रेजों के जमाने से आरएसएस की विचारधारा की चली आ रही है, वो फिर से गुलामी की विचारधारा जिंदा है। पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी और शाह की गुलामी कर रहा है। वो उनमें हिम्मत है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुनकर बताएं। ऐसे ही जेपी नड्डा जैसे लोग थोपे जाते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ब्रजगोपाल लोहिया जैसे लोग उनका आदेश सुनने को मजबूर होंगे। अगर इनमें दम है तो गौरव चतुर्वेदी साहब, चुनाव करवा के निर्वाचित गौरव चतुर्वेदी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। संजय राउत जिस तरह से कहते हैं शरद पवार को लेकर कि भले उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया लेकिन फैसले उन्हीं के होंगे, और फिर उन्होंने उदाहरण दे दिया कांग्रेस का। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि एमपी की सियासत में आखिर क्यों ये मुद्दा आया खड़ाऊ राज का? देखिए, वर्तमान दौर में कब कौन सा मुद्दा कहां से खड़ा हो जाता है या कहां कितना असर डाल देता है, वहां के लोग क्यों उठा लेते हैं, ये राजनीतिक नजरिए का प्रश्न है। हर नेता चाहता है कि वो किसी बड़े नेता के ऊपर बयानबाजी करे। आप वर्तमान दौर में देखें, मुख्यमंत्री के ऊपर किसी वार्ड का पार्षद या वार्ड का कार्यकर्ता भी आज की तारीख में टिप्पणी करने लगता है।
मंडल या जिलाध्यक्ष जो है पार्टी के, वो राहुल गांधी पर बयानबाजी करने लगते हैं। ऐसा ही कांग्रेस में है, कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष मोदी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो रही अपनी बात कि मीडिया में कैसे बने रहना है, उसको लेकर के वो अपना एक बयान देते हैं। लेकिन राजेश जी, मेरा मानना है कि इस मुद्दे को लेकर के अगर खड़ाऊ राज की बात हो रही है तो ना कांग्रेस को बुरा मानना चाहिए और भाजपा को भी आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि खड़ाऊ राज कोई आज की परिकल्पना नहीं है। खड़ाऊ राज भगवान राम के समय से चला आ रहा है। तो भाजपा को तो कांग्रेस का सम्मान करना चाहिए कि कांग्रेस में खड़ाऊ राज है। कांग्रेस के नेताओं को बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि अगर उनके अध्यक्ष को खड़ाऊ अध्यक्ष कहा जा रहा है तो उसको स्वीकार करें कि हमारी पार्टी राममय है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि एक संसदीय बोर्ड होता है, वो संसदीय बोर्ड फैसले लेता है, अध्यक्ष उसे घोषित करता है। किसी भी राजनीतिक दल की बात, कहीं कहीं संसदीय बोर्ड लेता है और अध्यक्ष डिक्लेयर कर देता है, कई बार अध्यक्ष निर्णय लेता है, संसदीय बोर्ड में रखता है, उसके बाद उसे एप्लीकेबल किया जाता है। चूंकि सत्ता में अब भाजपा लंबे समय से आ गई है, तो ये बीमारी भाजपा में भी हो गई कि दो बड़े नेता पार्टी के केंद्र स्तर के, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने इश्यूज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस चूंकि लंबे समय सत्ता में रही है, तो कांग्रेस की ये परंपरा बनी बनाई परंपरा है, जो गांधी परिवार ने एक बार तय कर लिया, उन्हें किसी ने भी सलाह दी होगी, लेकिन अगर वो निर्णय उन्होंने तय कर लिया तो वो फिर पार्टी में नीचे तक एप्लीकेबल होता है। ऐसा ही अन्य पार्टियों के साथ है, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत अगर कोई काम हो रहा तो कोई बुराई नहीं है, और अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा तो खड़ाऊ राज तो स्थापित है ही, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गौरव चतुर्वेदी साहब, जो बीजेपी कह रही है कि खड़गे जी को लेकर कि बिना राहुल गांधी जी के, बिना सोनिया गांधी जी के वो कोई फैसला नहीं लेते। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर खड़ाऊ की वो बात कर रहे हैं तो इसमें तो कांग्रेस की सम्मान की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो अकेले फैसले नहीं ले सकते। तो ऐसा सिर्फ कांग्रेस में नहीं है ना, भाजपा में भी शामिल होगी। प्रदेश स्तर के भी निर्णय अगर लेना है तो दिल्ली से केंद्रीय आला कमान जब तक किसी व्यक्ति को नहीं भेजता है। आज हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी और पार्टी के बड़े बड़े नेता आकर यहाँ पर पूरी नब्ज टटोल रहे हैं, और नब्ज टटोलने के बाद क्या कार्यक्रम होना चाहिए उसकी रणनीति बना रहे हैं। वो भी रणनीति बनाने के बाद पूरी पार्टी ऊपर पार्टी से जब तक इशारा नहीं मिलता तब तक उसे लागू नहीं करते। सेम कंडीशन कांग्रेस में और सेम कंडीशन अन्य राज्यों में, अन्य राजनीतिक दलों। चलिए, बेहतर बात मुझे लगता है गौरव चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं। लोहिया साहब के पास में आऊंगा। लोहिया साहब, सही है, अगर कोई फैसला लेना है सामूहिक, ठीक है, अध्यक्ष हैं, और अगर पार्टी के वरिष्ठों के साथ किसी चीज पर डिस्कस होता है, फैसले लिए जाते हैं, तो इसमें आखिर दिक्कत ही क्यों है? कहाँ दिक्कत? फैसले लेने का जो केंद्र है, उस केंद्र पर फैसले होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं। वंशवाद या परंपरावाद या परिवारवाद हम उसे कहते हैं जब वो फैसले लेने का जो केंद्र है उसका एड्रेस ही नहीं बदलता। इसको हम परंपरा परिवारवाद कहते हैं। देखिए, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज है मार्गदर्शक। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी है, माननीय वेंकैया नायडू जी है, माननीय नितिन गडकरी जी है, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परंतु जिस पार्टी को, और जो अभी दलितों की बड़ा बात कर रहे थे, ये दलित कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहे थे, पूरा देश जानता है कि किस तरह 1999 में श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए कपड़े तक फाड़ दिए गए थे उस दलित कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम केसरी जी के। क्या अपमान हुआ था, ये पूरा देश जानता है। ये पूरा देश आज सूचना क्रांति से जुड़ा हुआ है। देश के बच्चे बच्चे को हर व्यक्ति का चाल चेहरा और चरित्र मालूम है। जब आप कभी नीतिगत मामलों में फंसे होते हैं तो जाति का कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई चर्चाओं में आपसे कहा है, कांग्रेस जहां कहीं भी अपने आप को फंसा महसूस करेगी वहां जाति का कार्ड खेलेगी, और ये भूल जाते हैं कि इनका चरित्र कितना गंदा है। आदरणीय गौतम जी अभी कह रहे थे कि हम तो
गुलाम मानसिकता है, क्या क्या वो कह रहे थे। आपको गौतम जी शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है कि गुलामी कहां से शुरू हुई। अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश वायसराय के द्वारा और ब्रिटिश झंडे के नीचे और ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ के नाम पर शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी है। आपको याद होना चाहिए, इसको कहते हैं गुलामी। अच्छे से इतिहास का अध्ययन करिए, फिर अपन चर्चा में भाग लें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। कांग्रेस का खुद का इतिहास पढ़ लीजिए कि वो ऐसी चीजों से भरा पड़ा है, वंशवाद, परिवारवाद, और जो उस पर कब्जा कर ले उसके आतंकवाद, इनके सबके बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता झूलता रहता है। जो चाहता नहीं है कि इस तरह के तुष्टीकरण के फैसले, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहता, परंतु कांग्रेस का परिवार उसको करता है और उस निर्णय को थोप दिया जाता है। कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता। मैं भी दिन भर राजनीति में सक्रिय रहता हूं। संतोष जी के पास में अपने आता हूं। साथ के संतोष, कार्यकर्ता हैं। गौतम जी हमारे साथ में हैं। संतोष जी कह रहे हैं कि आप दलित कार्ड खेल रहे हैं इस मसले पर। राजेश भाई, पहले तो एक निवेदन करूंगा कि ब्रजगोपाल लोहिया जी की पूरी बात मैंने ध्यानपूर्वक सुनी है, एक भी शब्द बीच में नहीं बोला है। मेरा निवेदन है कि मेरी बात कंप्लीट होने तक वो भी मुझे धैर्यपूर्वक सुने। उन्होंने कहा कि गौतम जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं उनसे केवल ये कहना चाहता हूं कि ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ। मैंने किताबों का अध्ययन किया है और किताबों के अध्ययन के द्वारा मैं इस बात को जानता हूं, देश के इतिहास में लिखा सेवक संघ का क्या इतिहास रहा है, इसको देश को बताने की जरूरत नहीं है। चाटुकारिता, गुलामी और हलफनामों का इतिहास कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास है। देश जानता है, दुनिया जानती है। इस देश के लिए कुर्बानियां दी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। जब संघ के लोग संविधान को बदलकर मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहते थे, वो लोग, वो विचारधारा आज अगर दलित हितैषी होने की बात करे तो देश इस बारे में सोचने पर मजबूर होगा कि मनुवाद को कौन लागू करना चाहता था, अंबेडकर का अपमान कौन कर रहा था, देश के तिरंगे का अपमान कौन कर रहा था, किसकी शाखाओं में तिरंगा नहीं लहराया गया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़कर कि ब्रिटिश के झंडे के नीचे जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली, अरे कुछ इतिहास का अध्ययन कर लेते लोहिया जी, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपको सहारा देना पड़ता यहाँ पर ज्ञान देने के लिए। तो कृपा कर, हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे ज्ञान देने की कृपा न करें, अपना ज्ञान बताया कीजिए। ये चुनौती मत दिया कीजिए कि संतोष गौतम को ज्ञान नहीं है। आप अपने ज्ञान पर रिसर्च कीजिए, थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर किताबें पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता इतिहास की कहानियां पढ़िए, संघ की गद्दारी की कहानियां पढ़िए, आपके गुरु गोलवलकर के विचार नवनीत पढ़िए, चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, आपके ही गुरु के विचारों को पढ़िए पहले, और उसमें देखिए दलितों के बारे में, महिलाओं के बारे में कितने अपमानजनक विचार व्यक्त किए गए हैं। तो हमें न सिखाइए, हमें ये भी मत सिखाइए कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा, दलित अध्यक्ष के साथ हमने क्या किया। हम उस संघ से सीख नहीं लेना चाहते जिसके 98 वर्षों के इतिहास में एक भी सरसंघचालक दलित नहीं हुआ। इसलिए हमें ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। और हम ये जानते हैं, संतोष जी सुन लीजिए, जेपी नड्डा इनका भी ले लेते हैं, संतोष जी इनका भी ले लेते हैं। मुझे लगता है दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, हाँ लोहिया साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। संतोष जी उस संघ को नहीं मानेंगे जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी जी करते हैं। संतोष जी उस आरएसएस को नहीं मानेंगे जिसकी प्रशंसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। संतोष जी उस संघ को नहीं मानेंगे जिसकी प्रशंसा अभी प्रणब मुखर्जी ने की थी। कांग्रेस के जिंदगी भर नेता रहे, देश के राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। आपको नहीं मानना है, आपने तो केवल एक इतिहास पढ़ा है, जिसका भी आप इंडिया, उसके अलावा इतिहास सिखाएंगे। जिस व्यक्ति को भारत में पैदा हुआ व्यक्ति, उसे भारत की अगर खोज करना पड़े, जिसे आप देश का इतिहास बता रहे हैं, फिर कहता हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश हुकूमत के। फिर से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, परंतु अब सवाल इस बात का है कि जिन्होंने कांग्रेस के कार्यालय को जिन्होंने कांग्रेस के कार्यालय संतोष जी आपके पास आ जाऊंगा, वो ज्ञान संतोष जी मैं आपके पास में आ जाऊंगा, संतोष जी मैं आपके पास में आ जाऊंगा, 1 बाय 1 चलेगा तो बेहतर है। संतोष जी मैं आ जाऊंगा आपके पास में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी? मैं संतोष जी मैं आपके पास में आ जाऊंगा। लोहिया साहब की बात पूरी हुई, फिर मैं आप ही के पास में आता हूँ। लोहिया साहब देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि केवल इतिहास वो नहीं है इस देश का जो कांग्रेस के कार्यालय में पढ़ाया जाता है। इस देश का इतिहास ये भी है कि महात्मा गांधी कार्यक्रम,
अरे जिन्होंने संतोष जो जी फिर इतिहास आप लिख रहे हैं फिर आज भारत चिल्लाएंगे, का, उन्होंने ये वही इतिहास में कोई चिल्लाएंगे तो योगदान फिर नहीं दिया है। चिल्लाते जो आज तो भारत आप का भी चिल्लाओ, इतिहास हम लिख भी रहे हैं, चिल्लाते, उन्होंने भारत के हम भी स्वतंत्रता चिल्लाते। संग्राम के भीमराव इतिहास में कोई अंबेडकर का योगदान पूरे नहीं दिया जीवन है, अपमान बल्कि उनका करने काला वाले, उन्हें अध्याय चुनाव काला हराने वाली अतीत है, कांग्रेस, गद्दारी का इतिहास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हलफनामों को का चुनाव इतिहास है। किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने हराया। भंडारा में किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने हराया। आप लोग मुंबई में किसने हराया? जब कांग्रेस राष्ट्रभक्ति पार्टी की ने बातें हराया। करते हैं तो देश को डॉक्टर तरस आता भीमराव है आपकी अंबेडकर बुद्धि जी की प्रतिभा को दबाने का काम किसने किया? जो इस दुनिया का सबसे बेहतर अर्थशास्त्री था, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपने हमेशा अपमानित करने का काम किया, हराने का काम किया। कांग्रेस आपको सरकार जानकारी ने, नहीं नेहरू होगी, जी ने उनको भंडारा मंत्री में भी बनाया था, आपने ही केंद्र हराया और सरकार में मुंबई में मंत्री भी नेहरू आपने जी ने बनाया हराया। था। मऊ कांग्रेस की ने आपने उनको क्या संविधान दशा को की लिखने का मालूम है? अध्यक्ष बनाया था नागपुर दीक्षा संविधान भूमि सभा की का। क्या दशा आप की क्या बात मालूम है? करते हैं? आपके आपने इतिहास में क्या योगदान है? मैं बता रहा हूँ RSS संतोष बता जी, दे, उस संतोष आजादी जी, के आंदोलन में क्या चलिए इतना इतिहास है? चलिए मैं आ जाता हूं, मैं दोनों बताऊं मेहमानों के पास डॉक्टर दोबारा आऊंगा। आप बताइए, गौरव RSS चतुर्वेदी का साहब के इतिहास पास में आ सिवाय जाता गद्दारी हूं। के, गौरव RSS चतुर्वेदी का साहब के इतिहास पास में आ बताइए जाता आप। हूं। एक भी चलिए अगर शहादत दी हो RSS तो नाम बता दीजिए उसका। धन्यवाद। कांग्रेस केवल बोलती है, सुनती नहीं है, यही कांग्रेस की चलिए कमी चलिए है। मैं राजेश जी। दोनों मेहमानों के पास एक बार फिर आऊंगा। मैं सीधे गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, इससे इतर मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नीति के साथ नेतृत्व पर भी कांग्रेस को घेरने की तैयारी है? जिस तरह से जो बीजेपी के नेताओं के बयान हैं, ये मान लिया जाए अब? नहीं, स्वाभाविक बात है राजेश जी, चुनाव के टाइम में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को विभिन्न मुद्दों पर घेरती हैं जी, और यहाँ नीति की बात भी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। अब कांग्रेस की जो नीति है वो अलग नीति है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है तो उसका कार्य करने की शैली और उसकी जो कार्य करने की नीतियां हैं वो अलग हैं। तो दोनों नीति के अलग होने के बावजूद भी अगर हम देखें आज निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों की एक जैसी है, तो इसमें आप किसी के ऊपर किस प्रकार से नीतिगत टिप्पणी कर पाएंगे? जब आपका खुद का घर खराब है या कांग्रेस का खुद का घर खराब है तो वो इस मामले को लेकर के क्यों तूल देने का काम कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है गौरव चतुर्वेदी साहब कि कहीं ना कहीं जो बात जब महाराष्ट्र से शुरू होती है, दिल्ली से भोपाल, तो यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी के बीच में जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, या वो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हों या एक दूसरे का जो शासन रहा उसकी बात कर रहे हों, लेकिन इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दा का इस तरह से एमपी में हावी होना, तो क्या लगता है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे भी होंगे कि जिनकी जो धमक है या जिनकी जो चर्चा है वो एमपी के इलेक्शन में अब धीरे धीरे दिखने लगेगी? क्योंकि हमने देखा पहले कर्नाटक की शुरुआत हुई, अब महाराष्ट्र में बात आ गई। राजेश जी, स्वाभाविक तौर पर चुनावी वर्ष है तो चुनाव में इस तरीके के मुद्दे सामने आएंगे और यहाँ के नेता अपने कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, विपक्षी कार्यकर्ताओं को हताश करने के लिए इस तरीके की बातें करेंगे। लेकिन बात मैं फिर वही कर रहा हूं कि आपके यहाँ जब दोनों पार्टी की प्रक्रिया निर्णय लेने की एक जैसी है तो फिर क्यों आप आपस में लड़ने का काम करे जा रहे हैं? चलिए सीधे संतोष सिंह जी के पास में आ जाता हूं। चूंकि अब वक्त की कमी हो, मैं चाहूंगा कि दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनको बराबर का समय मिले अपनी अपनी बात रखने को लेकर। संतोष जी, जिस तरह से मैं अब उस पर आ जाता हूं, फैसले की बात, चूंकि जिस तरह के आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो फैसले लिए जाते हैं और जो बयान है, मुझे लगता है मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह की चीजें होती हैं। ये कहा कि खड़गे जी फैसले अकेले नहीं लेते। राजेश जी बहुत अच्छी बात बोली। खड़गे जी फैसले अकेले नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। अंततः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो भी फैसला लेंगे फाइनल जो हस्ताक्षर होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के होंगे। अगर उसमें सोनिया जी और राहुल जी को अगर सलाह ले ली तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सलाह अगर ली तो इसमें लोकतांत्रिक तरीका है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले अलग हुआ करती थी अटल जी के जमाने में, अब ये मोदी शाह की पार्टी है जिसमें अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, इनकी सलाहों की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बुजुर्गों को एक प्रकार से कचरा घर में डाल दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है और पूरा देश जानता है कि जेपी नड्डा की कोई ताकत है कि बिना अमित शाह के कोई फैसला ले ले। अगर इस सवाल का जवाब ब्रजगोपाल लोहिया जी नकारात्मक रूप से देते हैं कि नहीं जेपी नड्डा जी अकेले फैसले लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो आज के वर्तमान दौर का सबसे बड़ा झूठ होगा। आप सब भी जानते हैं राजेश भाई, 30 मिनट का समय है, वक्त की कमी है, सिर्फ आधा मिनट बचा है। आधा मिनट बचा संतोष जी। लोहिया साहब भी कुछ बोल रहे हैं। 30 सेकंड में लोहिया साहब बोल दीजिए।
चलेगा। लोया साहब 30 सेकंड बोल लीजिए, वक्त कम है। मैं बता देता हूं, पहले तो ये है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं जी। परिवारवाद हम किसे कहते हैं वो समझ लें। जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था कि एक परिवार से 2 व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु दोनों लड़े। एक परिवार को उससे अलग कर दिया गया और शेष कार्यकर्ताओं पर प्रस्ताव लागू कर दिया गया। इसको हम कहते हैं कि चलिए, तो जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल सियासत और जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। एमपी में बात महाराष्ट्र से शुरू हुई थी और खड़ाऊ राज पर जिस तरह से खटपट है, सियासत और राजनीति गर्म है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो महाराष्ट्र से बात शुरू हुई, फिर दिल्ली और दिल्ली से भोपाल, और यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह की राजनीति, किस तरह की सियासत, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।